हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोगों को पढ़ना है कि कांच के ग्लास के द्वारा जो पार्श्व विस्थापन होता है वो पार्श्व विस्थापन का मान हम लोग कैसे निकालें। इससे पहले हम लोग देखे थे क्या कि यदि प्रकाश की किरण किसी कांच के ग्लास से होकर के गुजरती है, किसी कांच के ग्लास से होकर के यदि प्रकाश की किरण गुजरती है तो इस प्रकाश की किरण को अगर हम देखें तो ये कुछ इस तरीके से आएगी। और अगर इस बिंदु पर हम अभिलंब डालते हैं तो अगर ये हवा से कांच में एंटर कर रही है तो अभिलंब के तरफ मुड़ेगी, और अभिलंब के तरफ मुड़ने के बाद फिर अगर हम यहाँ पर जो है सो एक अभिलंब ड्रॉ करें, इस बिंदु पर एक फिर से हम अभिलंब ड्रॉ करें और इस अभिलंब के बारे में कहें क्या कि यहाँ, तो यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे क्या कि ये जो प्रकाश की किरण है ये कांच से अब हवा में आ रही है, यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है, तो ये अभिलंब से दूर जाएगी। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा था क्या कि कोई भी प्रकाश की किरण जब कांच के ग्लास से एंटर करेगी तो अपवर्तित होने के बाद कुछ ऐसे लग जाएगी। और आपको मैं बताया था इसमें कि ये जो किरण है ये किरण है कैसा किरण? आपतित किरण। इस किरण को हम लोगों ने बोला था कैसा किरण? अपवर्तित किरण। और जो बाहर जा रही किरण थी इसको हम लोगों ने बोला था क्या? निर्गत किरण। और आपको उसी समय में मैंने ये भी बताया था कि अगर आपतित किरण को देखा जाए तो आपतित किरण कुछ इस तरीके से आना चाह रही है, और आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की जो लंबवत दूरी होती है, इसी लंबवत दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्श्व विस्थापन। और इस पार्श्व विस्थापन को हम लोगों को निकालना है, तो कैसे इस पार्श्व विस्थापन का मान निकाला जाए, लेटरल शिफ्ट का मान निकाला जाए। इसके लिए आपको जरूरत पड़ने वाली है किस चीज की? तो पिछले दिन जो हम लोगों ने पढ़ा था वास्तविक गहराई और आभासी गहराई का कॉन्सेप्ट, तो वास्तविक गहराई और आभासी गहराई का जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था? N2/N1 इक्वल टू D बाई D डैश, जिसमें मैंने आपको बताया था क्या कि N2 उस माध्यम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिससे प्रकाश निकलती है, उस माध्यम का अपवर्तनांक है जिससे प्रकाश निकलती है, जिससे प्रकाश निकलती है। मैंने आपको बोला था कि N1 जिसमें प्रकाश जाती है, जिसमें प्रकाश जाती है। फिर मैंने आपको बोला था कि ये D जो है ये D वास्तविक गहराई होती थी, ये D वास्तविक गहराई, आप वास्तविक दूरी भी बोल सकते हैं। और जो D डैश होता था ये होता था क्या? ये होता था आपका आभासी दूरी। ये होता था क्या? आपका आभासी दूरी। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी याद रखने वाली, ये D एवं D डैश को, D एवं D डैश को हमेशा माध्यम के संपर्क सतह, हमेशा माध्यमों के संपर्क सतह से मापा जाना था, संपर्क सतह से मापा जाता है। अब इतने बातों को अगर आप जानते हैं जो मैंने पिछले दिन करवाया था, तो आज आपको देखना है कि ये पार्श्व विस्थापन कैसे निकाला जाए। अब इसी स्लैब को मैं पकड़ के सीधा करने वाला, ठीक है? तो पकड़ के मैं सीधा करने वाला हूं। तो देखिए अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। ये पिछले दिन की बातें थी जो हम लोगों को सीखना था, पिछले दिन हम लोग सीखे थे और इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे। आज का जो टॉपिक है हमारा ये है क्या? ये है क्या कि कांच के स्लैब द्वारा, कांच के स्लैब द्वारा पार्श्व विस्थापन, कि कांच के स्लैब द्वारा अगर हमको पार्श्व विस्थापन का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे? इंग्लिश में इसी को हम लोग बोलते हैं लेटरल शिफ्ट, लेटरल शिफ्ट बाय ग्लास स्लैब। कि ग्लास के स्लैब के द्वारा जो लेटरल शिफ्ट होता है, जो पार्श्व विस्थापन होता है, वो कितने का होता है। तो मान लिया जाए क्या कि अपने पास एक ग्लास स्लैब है और इस ग्लास स्लैब के बारे में जो अपने को दी हुई है, ये दी हुई है क्या कि इस ग्लास स्लैब की जो चौड़ाई है, इस चौड़ाई को हम लोग मान लेते हैं क्या
टी। इस ग्लास स्लैब की जो चौड़ाई है ये कितनी दी हुई है, टी। और इस ग्लास स्लैब का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, जो अपवर्तनांक दिया हुआ है, इस अपवर्तनांक को हम लोग मान लेते हैं कितना, कि ये म्यू है। और म्यू अपवर्तनांक के ग्लास स्लैब के सामने हवा में हम लोग मान लेते हैं क्या, कि सतह से x दूरी पर कहीं एक वस्तु रखी हुई है। मान लेते हैं कि ये है आपका ऑब्जेक्ट जो इस सतह से x दूरी पर रखी हुई है। अब आप जरा सा ध्यान दें, तो यदि सराउंडिंग के दोनों तरफ के माध्यम को हम लोग बोले कि सराउंडिंग के दोनों तरफ का माध्यम हवा है, तो आप लोग ये बखूबी जानते हैं कि हवा का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है म्यू, ये कितना होता है, 1। दूसरे तरफ भी अगर माध्यम का बात करें तो दूसरे तरफ का भी जो माध्यम है ये कौन सा माध्यम है, हवा। और हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कितना, 1। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया हुआ है म्यू। और निश्चित रूप से इसके सामने अगर कोई वस्तु रखी हुई है तो आप देख पाएंगे क्या, कि इस वस्तु से अनंत प्रकाश की किरणें निकलेगी। और हवा और ग्लास का हम लोग बात कर रहे हैं, ये जो है ये आपका है क्या, कांच। निश्चित रूप से आप पता कर पाएंगे कि हवा और कांच के बीच में जो हवा है ये विरल माध्यम है, और जो कांच है ये कैसा माध्यम है, आपका सघन माध्यम है। क्यों, कि कांच के अपेक्षाकृत हवा में प्रकाश की चाल अधिक होती है, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगी उसी माध्यम को हम लोग प्रकाशतः विरल माध्यम कहते हैं, और अपेक्षाकृत जिसमें प्रकाश की चाल कम होगी उस माध्यम को हम लोग प्रकाशतः सघन माध्यम कहते हैं। अब जरा सा ध्यान दिया जाए कि इस वस्तु से प्रकाश की अनंत किरणें निकलेगी, और मान लेते हैं हम लोग क्या, कि एक प्रकाश की किरण, इस वस्तु से एक प्रकाश की किरण आई, और एक प्रकाश की किरण जो है ये यहां से इस ग्लास पर आपतित हुई। आप अगर ध्यान देंगे तो इस ग्लास से आपतित होने के बाद आपतन बिंदु पर अगर हम लोग लंब डालेंगे तो आपतन बिंदु पर डाला गया लंब कुछ इस प्रकार का होगा। और इस लंब से हम जानते हैं कि जब भी प्रकाश की किरण प्रकाशतः विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अपवर्तन के बाद अविलंब के तरफ मुड़ जाती है। तो अविलंब के तरफ अगर ये प्रकाश की किरण मुड़ेगी, अविलंब के तरफ अगर ये प्रकाश की किरण मुड़ेगी तो ये कुछ इस तरीके की हो जाएगी। और इस तरीके के होने के बाद फिर अगर हम उस आपतन बिंदु पर, दूसरे सतह के आपतन बिंदु पर अगर हम अविलंब डालते हैं तो आपका अविलंब जो होगा ये अविलंब कुछ इस प्रकार का होगा। और अब आप देखें अगर प्रकाश की किरण को, तो ये प्रकाश की किरण जो है सो प्रकाशतः सघन माध्यम से पुनः हवा में विरल माध्यम में जा रही है। तो अपवर्तन के बाद इसको अविलंब से दूर जाना है, मतलब ये कुछ इस तरीके से जाएगी। और अगर कोई आदमी यहां से देखे, अगर कोई आदमी यहां से देखे चीजों को, तो यहां से देखने से आपको पता चलेगा क्या, कि ये जो प्रकाश की किरण, जो अपवर्तित प्रकाश की किरण है, ये अपवर्तित प्रकाश की किरण कुछ इस प्रकार से इधर कहीं पर, कुछ इस प्रकार से जो है अपवर्तित प्रकाश की किरण इधर किसी बिंदु पर मिल पा रही है। और जिस बिंदु पर अपवर्तन के बाद प्रकाश की किरणें मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी सतह पर जो है, तो उसी सतह पर जो है तो उसका क्या होगा, फाइनल इमेज बनेगा। अब आप जरा सा ध्यान दें कि फाइनल इमेज के लिए ये पॉइंट, जो ऑब्जेक्ट पहले यहां पर था, यहां से अब हमको इमेज पहले दिखाई दे रहा है, कुछ नजदीक दिखाई दे। इसी नजदीकी को जो है, तो इसी शिफ्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्श्व विस्थापन S या फिर D से डिनोट किया जाता है। अब जरा सा ध्यान दें कि अगर मान लीजिए कि 1 सेकंड के लिए आदमी कांच से देखे, 1 सेकंड के लिए आदमी यहां से देखे, 1 सेकंड के लिए आदमी यहां से देखे, तो इसको इमेज कहां दिखाई देगा। 1 सेकंड के लिए अगर आदमी यहां से देखे तो इसको लगेगा क्या, कि इस वस्तु का जो इमेज है, ये प्रकाश की किरण ऐसे कुछ आएगी, ऐसे कुछ आएगी और इस बिंदु पर आकर के मिलेगी, ऐसे कुछ आएगी और इस बिंदु पर आकर के जब मिलेगी तो आप देख पाएंगे क्या, कि प्रकाश की किरण कुछ इस तरीके से मिल रही है। और इस तरीके से मिलने के बाद जो है सो यहाँ पर ये पहले सतह के लिए, यहाँ पर जो है सो ये पहले सतह के लिए जो है सो यहाँ पर क्या बना रही है, इमेज बना रही है, इस पॉइंट पे इमेज। और आप देख रहे हैं कि इस कांच के ग्लास में 2 सतह है, इन दोनों सतह में से इस सतह को मैं बोलता हूं क्या, कि ये फर्स्ट, और इस सतह को मैं बोलता हूं क्या, कि ये जो सरफेस है ये कौन सा सरफेस है, सेकंड सरफेस।
तो देखिए कि पहले सरफेस के लिए जो इमेज है ये आई है। और आपको मैं बताया हूं कि जब भी कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर का बात करें, कॉम्बिनेशन ऑफ सरफेस का बात करें, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का बात करें, तो उस समय में पहले सतह के लिए जो इमेज होता है वही दूसरे सतह के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है। मतलब ये आई जो है, ये आई जो है, ये है इमेज किसके लिए? ये इमेज है फॉर फर्स्ट सरफेस के लिए, पहले सतह के लिए। पहले सतह के लिए जो है सो ये इमेज है, लेकिन ये जो है ये है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये है क्या? वर्चुअल ऑब्जेक्ट, आभासी वस्तु है किसके लिए? तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड सरफेस, दूसरे सरफेस के लिए ये जो है सो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। अब देखें कि अगर हम लोग विस्थापन का बात करें या लेटरल शिफ्ट का बात करें, तो इसमें हम लोग पीछे पढ़े हुए कॉन्सेप्ट का यूज करने वाले हैं। पीछे पढ़े हुए कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, उससे पहले हम लोग यहां पर देख लें क्या कि प्रकाश की किरण ऑब्जेक्ट से निकली है, यहां अपवर्तित हुई और पुनः इस तरीके से वापस चली गई है। अब आप देखें कि इसमें हम लोगों ने माना क्या है। तो इसमें हम लोगों ने माना है क्या कि माना कि एक कांच की स्लैब को सिल्ली बोला जाता है। एक कांच की सिल्ली जिसकी चौड़ाई या मोटाई बोलें, जिसकी मोटाई टी है एवं इसका अपवर्तनांक जो है, एवं अपवर्तनांक म्यू है, हवा में रखी है एवं उसके सामने x दूरी पर एक वस्तु रखी है। अब ध्यान दीजिएगा कि यहां पर क्या माने हैं हम लोग कि एक कांच की सिल्ली है जिसका अपवर्तनांक कितना है? म्यू, जिसकी चौड़ाई कितनी है? मोटाई टी है। इसके सामने यहां से x दूरी पर एक वस्तु ऑब्जेक्ट ओ रखी हुई है। अब जरा सा ध्यान दें कि अगर हम लोग बात करें दो पॉइंट है इसमें एक पॉइंट है ये ए, इसका नाम मैं रख लेता हूं ए, और इधर वाला एक पॉइंट है जिसका नाम मैं रख लेता हूं बी। ये दो पॉइंट सरफेस पर। अब हम लोग दो सरफेस के लिए अलग अलग अगर बात करेंगे, तो अगर बात करें प्रथम सतह के लिए, अगर बात करें किसके लिए? प्रथम सतह के लिए, तो देखिए कि प्रथम सतह के लिए जब हम लोग बात करेंगे तो हम लोग फॉर्मूला लगाना चाह रहे हैं क्या? हम लोग फॉर्मूला लगाना चाह रहे हैं क्या कि जो आपका N2/N1 है वो लगे क्या? D/D डैश। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि इस N2/N1 में N2 उस माध्यम का अपवर्तनांक है जिससे होकर के प्रकाश की किरण आ रही है, और N1 उस माध्यम का अपवर्तनांक है जिसमें प्रकाश की किरण जा रही है। तो अगर हम N2/N1 देखें और यहां D और D डैश देखें, तो D और D डैश को हमेशा ही सतह से मापना है। मतलब कि अगर हम यहां प्रथम सतह का बात कर रहे हैं तो सारी दूरियां कहां से मापनी है? प्रथम सतह से ही मापना है। तो देखिए N2/N1 हम देखना चाहते हैं डायग्राम में। प्रकाश की किरण जा रही है कौन से माध्यम से? हवा से, और हवा का जो अपवर्तनांक है वो कितना है? 1। यानी कि जो N2 का मान हो जाएगा, N2 का जो मान हो जाएगा ये 1। क्यों? कि हम लोग पढ़े हैं क्या कि जिस माध्यम से प्रकाश की किरण निकलेगी उस माध्यम के अपवर्तनांक को N2 बोलेंगे, अर्थात कि N2 के जगह पर हम लोग 1 रख सकते हैं अपॉन N1। N1 उस माध्यम का अपवर्तनांक है जिसमें प्रकाश जा रही है। तो आप प्रथम सतह के लिए अगर देखें तो हवा से प्रकाश चल के कांच में जा रही है, और जब हवा से कांच में जा रही है तो हवा से जा रही है तो N2 का मान हवा का अपवर्तनांक, और कांच में जा रही है तो N1 का मान इस कांच का अपवर्तनांक होगा। और इस तरीके से अगर हम N2/N1 लिखें तो कांच का अपवर्तनांक कितना है? म्यू इक्वल टू D। D होती थी वास्तविक दूरी, मतलब कि सतह से वस्तु की जो वास्तविक दूरी है। तो सतह से वस्तु वास्तव में कितने दूर पे रखा हुआ है? x दूर पे। तो जब x दूरी पे रखी हुई है तो हम लोग लिखेंगे कितना? x/D डैश, और यहां से अगर आप देखेंगे तो D डैश का मान जो आएगा वो कितना आएगा? म्यू x के
बराबर में। इसका मतलब प्रथम सतह के कारण जो वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है वो प्रथम सतह से म्यू एक्स की दूरी पर बन रही है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से आई से लेकर के ए तक का जो ये डिस्टेंस है, आई से लेकर के जो ए तक का ये डिस्टेंस है, ए से लेकर के आई तक का डिस्टेंस, ए से लेकर के आई तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है कितने का? म्यू एक्स का। अब आप देखें जरा सा, बात को थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ाते हैं और दूसरे सरफेस के लिए बात करते हैं। तो अगर बात करें दूसरे सरफेस के लिए, अगर हम लोग बात करें दूसरे सतह के लिए, तो आप देखिए कि मैं बोला हूं क्या कि प्रथम सतह के लिए जो प्रतिबिंब है दूसरे सतह के लिए वही क्या हो जाएगा? वस्तु हो जाएगा। कैसा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मतलब कि अगर हम लोग दूसरे सतह के लिए बात करें तो आप देखेंगे कि दूसरे सतह की बात यह है, और दूसरे सतह के लिए प्रकाश की किरण कांच से जा रही है हवा में। आप देखिए कि कांच का अपवर्तनांक n2 हो जाएगा और हवा का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? n1। यानी कि अगर यहां हम लोग लिखना चाहें तो यहां हम लोग कांच का अपवर्तनांक में n2 लिखेंगे 1 और अपन n1 के जगह पर कितना लिखेंगे? म्यू इक्वल टू d बाई डी डैश। आप जरा सा ध्यान से देखेंगे कि d बाई डी डैश, d सतह से वस्तु की दूरी होती थी और दूसरे सतह के लिए वस्तु की दूरी ये वाली दूरी है, क्योंकि दूसरे सतह के लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट के जैसा बिहेव कर रहा है। तो अब आप ध्यान से देखें कि यहां से यहां तक की दूरी है म्यू एक्स और इसकी थिकनेस है कितनी? टी। यानी कि इस सतह से इस आई की जो दूरी हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी? इतना टी और इतना म्यू एक्स, यानी कि म्यू एक्स प्लस कितना? टी। आप देखें कि मैं हमेशा ही बोला हूं कि डी और डी डैश को अगर आपको मापना है तो सतह से मापना है। तो दूसरे सतह का बात कर रहे हैं मतलब बी से दूरियों को नापेंगे, और जब बी से दूरियों को नापेंगे तो यहां से लेकर के इस वस्तु तक की दूरी ये पूरी दूरी होगी। तो आई से लेकर के ए तक की दूरी आपको पता है कि ये म्यू एक्स है और इसका थिकनेस कितना है? टी। मतलब बी से लेकर के आई तक की जो दूरी हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी? म्यू एक्स प्लस टी। तो यहां लिखेंगे कितना? म्यू एक्स प्लस टी और नीचे कितना? डी डैश। यहां से आप ध्यान से देखिए तो जो डी डैश का वैल्यू आएगा, वो डी डैश का जो वैल्यू आएगा वो आएगा म्यू इंटू म्यू एक्स प्लस टी, और जब म्यू प्लस ये आएगा म्यू इंटू म्यू एक्स प्लस टी आएगी डी डैश की वैल्यू, और डी डैश की वैल्यू उतनी आएगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ भाई कि जो इस बार आपका प्रतिबिंब बनने वाला है, इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट का जो प्रतिबिंब बनने वाला है वो दूसरे सतह से इतने दूरी पर, और यहां से हम लोग अगर डी डैश का मान लिखना चाहेंगे तो अगर डी डैश का मान लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे कितना? म्यू इंटू म्यू एक्स प्लस कितना? टी। अब देखिए कि डी डैश निकल के आया। अब ये डी डैश कौन सा डी डैश होगा? तो ये जो डी डैश होगा एक्चुअली इस सतह से लेकर के और इस फाइनल इमेज की बीच की दूरी ये जो होगी आपकी डी डैश, जिसका वैल्यू कितना आया है? म्यू इंटू म्यू एक्स प्लस टी के बराबर में। यहां बी तक की दूरी, इस सतह से इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है वहां तक की दूरी ये डी डैश है, म्यू इंटू म्यू एक्स प्लस टी। अब जरा सा बात को हम लोग बढ़ाते हैं कि हम लोगों को जो निकालना है, वो निकालना है क्या? तो हम लोगों को निकालना है भाई साहब इस ओ एफ की दूरी, ओ इंटू आई एफ, और ये जो ओ आई एफ है यही क्या है? आपका पार्श्व विस्थापन है। तो इस पार्श्व विस्थापन को निकालने के लिए आप जरा सा अगर ध्यान से देखें, इस पार्श्व विस्थापन को निकालने के लिए जरा सा अगर आप ध्यान से देखें तो हम क्या करें कि इस इतनी दूरी में से जो ये पूरी दूरी है, इस दूरी में से अगर हम लोग क्या करें, इस दूरी को माइनस कर दें तो निकल जाएगा। अगर हम पार्श्व विस्थापन का बात करें, अगर हम बात करें किसका? पार्श्व विस्थापन का। अगर हम लोग बात करें किसका? पार्श्व विस्थापन। तो आप डायग्राम में देखिए कि जो आपका पार्श्व विस्थापन है वो है क्या? O इंटू आई एफ, और O इंटू आई एफ अगर हमको निकालना है तो O आई एफ अगर हमको निकालना है तो हम क्या करें? OB में से B इंटू आई एफ को माइनस करें। क्या करें? OB माइनस BIF को हम लोग क्या करें?
माइनस कर लें। ओ बी यहां से लेकर के इस सतह तक की दूरी और यहां से लेकर के इसकी दूरी को अगर हम लोग माइनस कर लेंगे तो ओ आई एफ जो कि एस है, शिफ्ट है, ये निकल के आ जाएगा। अब देखिए कि ओ आई एफ का मान, इस ओ आई एफ का मान जो है ये एस है, जिसे हम लोग शिफ्ट बोलते हैं। तो अगर एस इक्वल टू आप लिखेंगे, तो अगर आप एस इक्वल टू आप लिखेंगे तो एस इक्वल टू अगर आप, अच्छा यहां थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहां थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है ये कि आप देखिए ध्यान से जरा सा कि अगर बात करें इस डिस्टेंस का, अगर बात करें इस डिस्टेंस का, तो यहां जो हम लोग लिखते थे वो क्या लिखते थे, n2 बाई n1 इक्वल टू डी बाई डी डैश। n2 उस माध्यम का अपवर्तनांक जिससे प्रकाश निकल रही है। तो अब दूसरे सतह के लिए तो प्रकाश निकल रही है ग्लास से, तो ग्लास का अपवर्तनांक ऊपर होगा म्यू, ग्लास का अपवर्तनांक ऊपर होगा म्यू और हवा का अपवर्तनांक नीचे होगा 1 इक्वल टू डी। जो दूरी थी वो थी कितनी, म्यू एक्स और बाई डी डैश, ये निकालना था। तो अब अगर यहां से देखें म्यू एक्स प्लस टी, ये थी दूरी। देखिए सतह से अगर दूरी देखेंगे तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, म्यू एक्स प्लस टी, और इसका जो है सो डी डैश हम लोगों को जब निकालना है तो इसका जब डी डैश हम लोग निकालेंगे तो डी डैश निकल के आएगा कितना, म्यू इंटू डी डैश इक्वल टू आएगा कितना, म्यू एक्स प्लस टी, और यहां से देखेंगे कि डी डैश जो निकल के आएगा वो आएगा कितना, म्यू एक्स प्लस टी अपॉन म्यू, ये चीज। अब इस वैल्यू को देखिए कि ओ आई एफ जो है वो एस के बराबर में है, मतलब यहां से यहां तक जो हमारा अभी डिस्टेंस निकल के आया है डी डैश, ये डी डैश निकल के आया कितना, म्यू एक्स प्लस टी बाई म्यू के बराबर में। कितना आया है ये, म्यू एक्स प्लस टी बाई म्यू के बराबर में। सारी कहानियां वैसी ही है। अब देखिए कि ओ आई एफ एस के बराबर में है और यहां से हमको ओ बी का डिस्टेंस लिखना है। तो ओ बी का डिस्टेंस देखिए क्या, ओ से लेकर के ए तक का डिस्टेंस एक्स है और ए से लेकर के बी तक का डिस्टेंस टी है। तो ओ से लेकर के बी तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना, एक्स प्लस टी। अब देखिए कि यहां पर जब हम लोग वैल्यू रखेंगे ओ बी का वैल्यू एक्स प्लस टी माइनस बी इंटू आई एफ, और बी इंटू आई एफ का वैल्यू, बी से आई एफ का वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला है कितना, म्यू एक्स प्लस टी बाई म्यू। अब इस वैल्यू को इसमें अगर रख देंगे म्यू एक्स प्लस टी बाई म्यू, आप देखें कि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 माने और इसका एलसीएम लें। तो जब इसका एलसीएम लीजिएगा तो आप एलसीएम में पाइएगा कि म्यू और 1 का एलसीएम आया म्यू। इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा म्यू एक्स प्लस म्यू टी माइनस म्यू एक्स और प्लस टी, म्यू एक्स और माइनस टी, म्यू एक्स और माइनस कितना, टी। अब जरा सा ध्यान दिया जाए कि ये आया है एस का वैल्यू, म्यू एक्स प्लस टी माइनस म्यू एक्स और माइनस टी। अब आप अगर यहां पर ध्यान देंगे तो आप देखेंगे क्या कि ये माइनस म्यू एक्स और प्लस म्यू एक्स कैंसिल हो जा रहा है, और जो अपने पास एस इक्वल टू बचा, ये बचा कितना, म्यू टी माइनस टी अपॉन कितना, म्यू, म्यू टी माइनस टी अपॉन कितना बचा, म्यू। अच्छा ये तो ठीक है, इसमें से जरा सा म्यू कॉमन लिया जाए। तो इसमें से जरा सा अगर हम म्यू कॉमन लेंगे तो आप देखिए कि जब म्यू कॉमन लेंगे इसमें से, या म्यू को दोनों में अलग अलग हम लोग यहां से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो जब डिवाइड करेंगे तो एस इक्वल टू देखेंगे कितना, कि ये हो जाएगा कितना, म्यू टी अपॉन म्यू और माइनस टी अपॉन कितना, म्यू। जब म्यू टी और म्यू टी को यहां से देखेंगे तो म्यू से म्यू कैंसिल हो जाएगा और आपको जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो एस इक्वल टू मिलेगा, दोनों में से टी कॉमन कर लीजिए। तो जब टी कॉमन कर लीजिएगा तो बचेगा कितना, 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, और यही जो है सो शिफ्ट का फॉर्मूला हो जाता है कि जिस ग्लास का आप बात कर रहे हैं उस ग्लास का जो शिफ्ट होगा वो ग्लास का थिकनेस, जो ग्लास का मोटाई है टी, 1 माइनस 1 अपॉन ग्लास का अपवर्तनांक। यदि सराउंडिंग का मीडियम हवा हम लोग माने हैं तो अब जरा सा देखिए कि यदि सराउंडिंग का मीडियम हम लोगों ने हवा माना है तो म्यू के ऊपर में सराउंडिंग का अपवर्तनांक है और बीच में क्या है, ग्लास का अपवर्तनांक है नीचे। तो ऊपर हवा का अपवर्तनांक 1 है और ग्लास का अपवर्तनांक क्या है, म्यू है। तो अगर यहां पर सराउंडिंग में हवा के अलावा कोई और माध्यम हो, अगर सराउंडिंग में हवा के अलावा कोई और माध्यम हो, तो सराउंडिंग में अगर हवा के अलावा कोई और माध्यम होगा
जैसे मान लिया जाए क्या थोड़ा देर के लिए कि यहाँ पर जो है तो कोई भी अपवर्तनांक है, ये है ग्लास आपका, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या म्यू जी, और ये सराउंडिंग है जहां है क्या म्यू एस, और इधर भी सराउंडिंग है क्या म्यू एस। तो सराउंडिंग का अपवर्तनांक अगर शिफ्ट हमको लिखना होगा तो शिफ्ट हमको लिखना होगा तो टी थिकनेस इसका जो इसकी चौड़ाई है इंटू 1 माइनस ऊपर हवा का अपवर्तनांक लिखते थे जो सराउंडिंग था, तो कितना लिखेंगे म्यू एस अपॉन नीचे ग्लास का कितना म्यू जी, और यही फॉर्मूला हो जाएगा हमारे किस चीज का शिफ्ट का। तो हवा के लिए अगर बात करेंगे तो हवा के लिए आप याद रखेंगे हमेशा कि S इक्वल टू टी इंटू 1 माइनस सराउंडिंग में हवा है तो 1, और नीचे अगर ग्लास का अपवर्तनांक म्यू है तो म्यू, और यही हो जाएगा किसका शिफ्ट का फॉर्मूला। अब देखिए कि यहाँ 2-3 बातों को हमेशा ही ध्यान में रखना है कि जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे सरफेस से, N2 उस माध्यम का अपवर्तनांक होगा जिससे प्रकाश निकल रही है, और N1 उस माध्यम का अपवर्तनांक होगा जिसमें प्रकाश की किरण जा रही है। अब देखिए कि यहां याद रखने वाली कुछ इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या है। तो यहां याद रखने वाली कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं ये कि सबसे पहली बात जो है ये कि कांच के दोनों तरफ का माध्यम, कांच के दोनों तरफ का माध्यम जो होना चाहिए, कांच के दोनों तरफ का माध्यम एक समान होना चाहिए। कांच के दोनों तरफ का माध्यम एक समान होना चाहिए, मतलब कि कांच के दोनों तरफ अगर इधर हवा है तो इस तरफ भी हवा ही होना चाहिए, अगर इधर पानी है तो इधर भी पानी ही होना चाहिए। कांच के दोनों तरफ एक ही जैसा माध्यम होना चाहिए। दूसरी बात ये कि अगर शिफ्ट का मान पॉजिटिव आता है, यदि S बराबर पॉजिटिव आता है, इसका अर्थ है क्या, कि जो शिफ्ट है इसका अर्थ जो है वो क्या है कि विस्थापन आपतित किरण के दिशा में हुआ है। आपतित किरण के दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है, इसीलिए क्या हुआ है आपतित किरण के दिशा में हुआ है। यदि शिफ्ट का मान पॉजिटिव आए इसका मतलब क्या कि जो विस्थापन हुआ है वो क्या हुआ है आपतित किरण के दिशा में हुआ है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, तो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यदि S का मान नेगेटिव आ जाए, यदि S का मान नेगेटिव हो, इसका मतलब हो क्या कि इसका मतलब है क्या कि जो विस्थापन हुआ है, इसका मतलब है क्या कि जो विस्थापन हुआ है वो आपतित किरण के विपरीत दिशा में हुआ है। जो विस्थापन हुआ है वो किधर, आपतित किरण के विपरीत दिशा में विस्थापन हुआ है। आपतित किरण के विपरीत दिशा में क्या हुआ है विस्थापन हुआ है। आपतित किरण विस्थापन आपतित किरण के विपरीत दिशा में हुआ है। ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। क्या, पहला कि कांच के दोनों तरफ का माध्यम एक समान होना चाहिए। अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आ जाएगा तो इसका मतलब आपतित किरण के दिशा में विस्थापन हुआ है, और अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आ जाए इसका मतलब विस्थापन आपतित किरण के विपरीत दिशा में हुआ है। और आपको हमेशा याद क्या रखना है कि जो विस्थापन S का फॉर्मूला होगा वो T कांच की चौड़ाई इंटू 1 माइनस म्यू किसका सराउंडिंग का, म्यू सराउंडिंग का, और नीचे क्या म्यू बीच वाला मीडियम जो भी रहेगा मान के चलते हैं क्या ग्लास का। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब जरा सा हम लोग देखना चाहते हैं एक क्वेश्चन से कि इस पूरे कहानी की क्वेश्चंस हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। इस पूरे कहानी की क्वेश्चंस हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं इसको हम लोग देखना चाहते हैं। अब देखिएगा जरा सा ध्यान से कि एक क्वेश्चन कह रहा है क्या कि एक कांच का स्लैब है जिसका थिकनेस आपको दे दिया है कितना, ये जो थिकनेस है ये है 15 सेंटीमीटर का, और इसका अपवर्तनांक म्यू बराबर दे दिया कितना 1.5 का। और आपको कह रहा है क्या कि इस कांच के स्लैब के सामने में मान लीजिए
कांच के स्लैब के सामने में 10 सेंटीमीटर दूर, पहले सतह से 10 सेंटीमीटर पर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया गया है, कोई ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पर रख दिया गया है, तो आप बताइए कि विस्थापन का मान कितना होगा। ठीक ना, पार्श्व विस्थापन का मान कितना होगा। देखिए पार्श्व विस्थापन इक्वल टू जो हम लोगों ने पढ़ा है वो कितना पढ़ा है, टी इंटू 1 माइनस म्यू सराउंडिंग बाय म्यू ग्लास का। अगर इधर हवा है और इधर भी हवा है तो आपको पता है कि इसका अपवर्तनांक कितना हो जाएगा 1, इसका भी अपवर्तनांक कितना हो जाएगा 1। मतलब थिकनेस का बात करें तो 15 सेंटीमीटर की है और यहां से 1 माइनस सराउंडिंग का अपवर्तनांक है 1 और ग्लास का अपवर्तनांक है 1.5 का। 15 इंटू एलसीएम लेंगे 1.5 आएगा, 1.5 माइनस 1 आएगा जो कि हो जाएगा कितना, जो आज हो जाएगा कितना 15 गुने 0.5 और बट्टा कितना 1.5। पॉइंट से पॉइंट उड़ाइए, 15 से 15 गया तो एस इक्वल टू आया आपका कितना +5 सेंटीमीटर। अब ध्यान दिया जाए कि +5 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ, कि +5 सेंटीमीटर का मतलब हुआ कि इस वस्तु से अगर प्रकाश ऐसे निकलेगी तो आपतित किरण की दिशा हुई ये, और जो विस्थापन हुआ है यहां से ये इसी डायरेक्शन में हुआ है और यहां पर बना है आपका IF, और ये जो विस्थापन है ये कितने का हुआ है 5 सेंटीमीटर का, जो कि आपतित किरण की दिशा में है। लेकिन अगर यहीं पर आप एक दूसरा क्वेश्चन देखें, तो अगर आप दूसरा क्वेश्चन देखें तो फिर से हम लोग मान लेते हैं क्या कि एक कांच का स्लैब है, कांच का एक स्लैब है, इसका फिर से थिकनेस वही है, मान लीजिए इसका फिर से थिकनेस हम लोग मान लेते हैं क्या कि इसका जो फिर से थिकनेस है ये थिकनेस वही है कितने का 15 सेंटीमीटर का, और इस 15 सेंटीमीटर के सामने में कहीं पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वही 10 सेंटीमीटर पर, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहां से कितने दूर पे 10 सेंटीमीटर। अब 10 सेंटीमीटर पे रखी हुई है, लेकिन इस बार बदल ये दिया कि कहा कि इस सराउंडिंग में जो है इसका अपवर्तनांक है कितना 2, म्यू इक्वल टू कितना 2, और इस ग्लास का जो अपवर्तनांक है म्यू इक्वल टू यह है कितना 1.5। तो आप बताइए कि शिफ्ट कितने का होगा। तो अगर हमको शिफ्ट निकालना है तो एस इक्वल टू हम लोगों ने क्या पढ़ा है टी इंटू 1 माइनस म्यू सराउंडिंग बाय म्यू किसका ग्लास का। अब जब म्यू ग्लास हम इसमें लगाएंगे तो थिकनेस है कितने का भाई 15 सेंटीमीटर, 1 माइनस म्यू सराउंडिंग है कितने का 2 का, म्यू ग्लास है कितने का 1.5 का। एलसीएम लो 15 इंटू एलसीएम कितना हो जाएगा 1.5, ये रह जाएगा कितना 1.5 माइनस 2, और 1.5 में से 2 को घटाएंगे तो बचेगा कितना 15 गुने माइनस 0.5 और अपॉन कितना 1.5, और यहां से आप पॉइंट से पॉइंट उड़ाइएगा 15 से 15 को काटिएगा तो आएगा कितना -5 सेंटीमीटर। अब देखिए कि शिफ्ट का वैल्यू हुआ नेगेटिव, तो शिफ्ट का वैल्यू हुआ नेगेटिव, इसका मतलब यहां से जो प्रकाश की किरण जा रही है आपतित किरण, जो फाइनल इमेज बना है वो यहां से 5 सेंटीमीटर आपतित किरण के विपरीत दिशा में, मतलब इस बार की जो ये विस्थापन है ये है 5 सेंटीमीटर। अच्छा ये देखिए कि पार्श्व विस्थापन में इस बात से कोई मतलब नहीं है कि ऑब्जेक्ट कितना दूर रखा हुआ है, सतह से ऑब्जेक्ट कितना दूर रखा हुआ है इससे कोई मतलब नहीं है, ये हमेशा ही ध्यान रखना है। अच्छा अभी तो हम लोग एक गिलास के लिए पार्श्व विस्थापन देखे कि यदि पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, यदि नेगेटिव होगा तो क्या होगा, और इन चीजों में अगर कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लास दे दे, 1 गिलास 2 गिलास 3 गिलास 4 गिलास दे दे आपको, और कहे कि दोनों अलग अलग छोर से हम लोग देख रहे हैं, जैसे मान लिया जाए क्या कि आपको क्या करना है कि एक गिलास कह दिया कि इधर है, एक गिलास दूसरा कह दिया कि यहां पर है, एक तीसरा गिलास आपको कह दिया कि ये जो है सो कुछ यहां पर है। अब इस सारे गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया जाए μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया जाए μ2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया जाए μ3, इसका थिकनेस मान लिया जाए अलग T1, इसका थिकनेस मान लिया जाए अलग, इसका थिकनेस कितना T2, और इसका थिकनेस अगर मान लिया जाए T3। अगर कहा जाए कि इधर माध्यम जो है इसका अपवर्तनांक है म्यू, और इधर भी जो माध्यम है इसका अपवर्तनांक है कितना म्यू, और बीच में ये कोई सा भी माध्यम रहे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कहता है क्या जो टोटल शिफ्ट जो होगा, जो आपका टोटल शिफ्ट होगा वो पहले वाले के कारण शिफ्ट निकालिए,
प्लस दूसरे वाले के कारण शिफ्ट निकालिए, प्लस तीसरे वाले के कारण शिफ्ट निकालिए, और यदि और भी रहे तो और भी के कारण शिफ्ट निकालिए, और सारे शिफ्ट को क्या करिए आप ऐड कर दीजिए अलजेब्रिक सम। किसी का पॉजिटिव भी आ सकता है, किसी का नेगेटिव भी आ सकता है, तो सारे का अलजेब्रिक सम ले लीजिए, आपको टोटल शिफ्ट का वैल्यू निकल जाएगा। इस बात में ये ध्यान रखना है क्या कि इस दोनों तरफ का माध्यम जो है, दोनों तरफ मतलब एक इस तरफ और एक अंतिम वाले के उस तरफ का, दोनों माध्यम सेम होना चाहिए। बाकी ग्लास के बीच की दूरी कितनी है कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्लास के बीच में माध्यम कैसा है कोई फर्क नहीं पड़ता, और शिफ्ट निकालने का ये तरीका है। तो इसमें भी आप लोग चाहें तो इस बात को ऐड कर सकते हैं क्या कि दोनों छोर का, इसमें भी क्या होना चाहिए कि जो आपका दोनों छोर है, इस दोनों छोर का माध्यम एक जैसा होना चाहिए। दोनों छोरों का माध्यम, दोनों छोरों का माध्यम समान होना चाहिए, समान होना चाहिए। दूसरी बात क्या, दूसरी बात क्या कि स्लैब के बीच की दूरी से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात क्या कि स्लैब के बीच के दूरी एवं स्लैब के बीच की दूरी एवं माध्यम का कोई फर्क नहीं पड़ता, एवं माध्यम का कोई असर नहीं होता, कोई असर नहीं होता। और तीसरी बात ये भी, तीसरी बात ये भी, तीसरी बात ये भी कि स्लैब के सामने वस्तु कितनी दूरी पर रखी है, स्लैब से वस्तु की दूरी, स्लैब से वस्तु की दूरी का भी कोई फर्क नहीं पड़ता, दूरी का कोई असर नहीं होता, का कोई असर नहीं होता। आप सीधे सीधे फॉर्मूला में ये देखिए क्या कि आपके पास जो शिफ्ट का फॉर्मूला है ये है T इंटू 1 माइनस म्यू सराउंडिंग अपॉन म्यू ग्लास। मतलब आपको केवल सराउंडिंग मतलब शुरू का और अंत के माध्यम का, सराउंडिंग और ग्लास के माध्यम के अपवर्तनांक से आपको फर्क पड़ना चाहिए, थिकनेस से आपको फर्क पड़ना चाहिए। ग्लास के बीच की दूरी कितनी है इससे हमको कोई मतलब नहीं है, या दो ग्लास के बीच का माध्यम भी कैसा है इससे भी हमको कोई मतलब नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, हर के कारण शिफ्ट निकालेंगे, और हर के कारण शिफ्ट निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सारे शिफ्ट का अलजेब्रिक सम ले लेंगे। अलजेब्रिक सम ले लेंगे तो हमको क्या होगा, टोटल शिफ्ट निकल के आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है। आप लोग पढ़ के आए, ये डेरिवेशन था लेटरल शिफ्ट का, जिस लेटरल शिफ्ट में हम लोग कल के ही कॉन्सेप्ट का यूज किए n2 by n1 इक्वल टू d by d डैश, जिसमें n2 उस माध्यम का अपवर्तनांक होगा जिससे प्रकाश निकलेगी, और n1 उस माध्यम का अपवर्तनांक होगा जिसमें प्रकाश जाकर के मिलेगी। d और d डैश को हमेशा जिस सतह का जिक्र करेंगे उस सतह से मापना है। तो इतना पढ़ के आए और फिर अगले दिन हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। आज के लिए काफी है।